हम अपनी जो है वो सेकंड कोर्स जो है उसको शुरू करते हैं। ये घरेलू मिसाल बाद में डिस्कस कर लेना। थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपका दूसरा कोर्स है, ठीक है। थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है तो ये जमा करवा के आनी है। एक मिनट, औरंगज़ेब ने उधर कंट्रोलर ऑफिस के अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ये इसके ऊपर डेट डालते जाओ ना। आज की डेट डाल लो है उसके अपने पास, औरंगज़ेब इस पास अपना पास रखो, या जिसने रोज़ आना है वो अपने पास रखे इसको, ठीक है। ये 15 दिन की अटेंडेंस उन्होंने दी है, ये 15 दिन के बाद हमने जमा करवानी है उनको, ठीक है। अच्छा जी, तो थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कोर्स आउटलाइन जो है मैंने, आप ऐसे करें, आप उठ जाए, यू स्टैंड अप, यू कम हियर, ओपन अप, यू बोथ ओपन अप, इधर आओ, तुम्हारी गुफ्तगू नहीं ख़त्म हो रही, तुम उस तरफ चलो, तुम भी उस तरफ चलो। सारा कमरा खाली पड़ा हुआ है, फिर भी आपने जुड़ जुड़ के बैठना है। आप भी उठें यहाँ से, टू स्टैंड अप, गो बिहाइंड, पीछे चले जाओ। फिर भी आपने जुड़ जुड़ के बैठना है कि किसी तरह हम किसी दूसरे को कोरोना लगा दें, किसी तरह हम कामयाब हो जाएं कि हम तो मरेंगे साथ दूसरा भी मरेगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसके अंदर हमने जो ये वेव एंड ऑसिलेशन वाली बुक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो सारा थर्मोडायनामिक्स का है जो हमने पढ़ना है, यानी कि इस यही वाला पोर्शन हमने सारा पढ़ना है और इसी के अंदर हमारी सारी जो थर्मोडायनामिक्स है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे जो चीज़ है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने जहाँ से शुरू करने हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर जो है, इसमें पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी हीट, और फिर हमें समझनी पड़ेगी टेम्परेचर। तो आप ऐसे क्या समझते हैं हीट क्या होती है? कॉज ऑफ व्हाट? हीट कॉज और टेम्परेचर, या फिर हीट हरारत को बोलते हैं, हीट की जो मेजरमेंट होती है। नहीं, वो ठीक है तुम्हारी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हीट फिजिकली क्या आप समझते हैं कि हीट, व्हाट इज़ हीट? हाँ, गर्माहट तो गर्मी तो हमें पता, मुझे लग रही है गर्मी है, देखो पसीना आ। फिजिकली पूछ रहा हूँ, फिजिकली ये मुझे भी पता है, फिजिकली जो मैं बताऊंगा वो भी पता नहीं, ठीक है मैं बताऊंगा कि नहीं, मैं फिजिकली पूछ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखो, अब कोई जो मटेरियल होता है ना, मैं आपको फिजिकल बात पूछ रहा हूँ, ये बातें ऊपर ऊपर किया कि गर्म होती है, हीट होती है, ये नहीं, हमने फिजिक्स के अंदर ये नहीं,
हम जब थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब है थर्मोडायनामिक्स, थर्मल। थर्मोडायनामिक्स किससे है? थर्मल। थर्मल कहाँ पर आता है? जहाँ पर हीट का जिक्र आता है, जहाँ पर हीट का जिक्र जो है वो आता है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स जानते हो क्या होती है? हाँ डायनामिक्स मतलब मुतहर्रिक। नहीं, डायनामिक्स तो वो तो मोशन भी मुतहर्रिक है। मैकेनिक्स के अंदर दो ब्रांचें होती हैं। देखो ये आप समझ लो कि ये चीज़ जो है ये 7वीं के बुक के अंदर भी है, जाके देखो तो उसने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स। और हम इस वक्त किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? BS 4 टर्म। और हमें पता नहीं है, तो कसूर तो मेरा ही हुआ ना, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बहरहाल काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं? काइनेमैटिक्स में करते हैं। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। काइनेमैटिक्स वो है कि जो सिर्फ मोशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। और डायनामिक्स क्या होती है? न्यूटन के 3 लॉज। मैकेनिक्स पढ़ी आप लोगों ने? मैकेनिक्स 1 की चीज़ें हैं ये, 2 की भी नहीं है। किसकी है? 1 की। मैकेनिक्स 1 में न्यूटन के 3 लॉज, वही 3 लॉज आके आपने मैकेनिक्स 2 में भी पढ़े हैं। न्यूटन के 3 लॉज क्या हैं? न्यूटन के 3 लॉज ये बताते हैं कि मोशन कैसे जनरेट होती है, उसका काज क्या है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फोर्स लगी किसी बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो क्या कर रहा है सेकंड लॉ? यही बता रहा है ना कि मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। पहला लॉ क्या है? कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी रेस्ट पे कर रहती है। तो ये भी काज ही बता रहा है ना कि भाई मोशन कैसे होती है? फोर्स के एक्ट करने से। तीसरा लॉ क्या है? कि एक्शन का रिएक्शन होता है। फोर्स लगेगी तो रिएक्शन में भी फोर्स लगेगी। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? डायनामिक्स हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो बात समझ पल्ले पड़ रही है? थर्मोडायनामिक्स, थर्मल की डायनामिक्स, थर्मल की डायनामिक्स। ठीक है कि आपने हीट की प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र जो है उसकी डायनामिक्स को स्टडी करना है कि कैसे हीट प्रोड्यूस होती है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। आपको बात क्लियर हुई है थोड़ी सी? थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। तो चलो ये इस बाद में आपका ये कंसेप्ट कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया। बहरहाल आगे हम चलते हैं हीट एंड टेम्परेचर। अब इसके अंदर हमने थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना है तो भाई हमें हीट और टेम्परेचर का पता होना चाहिए। आपने कहा हीट गर्मी होती है, ये होती है, वो होती है। ठीक है। हम काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच गए थे। देखो कोई भी जो मटेरियल होता है ना उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट दे हैव, कौन सी एनर्जी है उनके पास? दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, चलना शुरू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा चलूँगा तो मेरा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी।
यानी कि किसी मटेरियल की हीट उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो पल्ले पड़ रही है बात। किसी मटेरियल की हीट उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। यानी कि जो एटम्स की मोशन है मीन पोजीशन के अबाउट, एक्चुअली वो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक बात होगी। और दूसरी बात टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हमें कोल्डनेस या हॉटनेस ऑफ बॉडी बताता है। सिर्फ टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है। टेम्परेचर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट टूल है ये जानने के लिए कि बॉडी कितनी हीटअप हो रही है या बॉडी जो है वो कितनी कूल डाउन जो है वो हो रही है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप देखें कि पहले हम डिफाइन करते हैं हीट को, ठीक है। यह मैंने ज़बानी तो बता लिया, अब लिख लेते हैं ज़रा। हीट क्या है? पहली बात, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई। एंड इट इज़ एसोसिएटेड with the kinetic energy of molecules or atoms. और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ, मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जितनी आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उनका टेम्परेचर या हीट उसकी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि किसी बॉडी का हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो हीट जो है कैन फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट जो है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा भी हो सकता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो अभी पढ़ेंगे हम जाके। वहाँ पर कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को मूव करवा देते हैं ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को खर्च करके रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में होता है उसके अंदर यही काम हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल फ़्लो है, वो कन्वेंशनल फ़्लो जो है वो हमारे पास हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होता है, ठीक है। कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ करवाना है तो फिर एनर्जी को जो है वो खर्च आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाए टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को ज़रा हम डिफाइन कर लें। इट इज़ ए measure of coldness or heatness of a body। ये कोल्डनेस या हीटनेस ऑफ ए बॉडी जो है ये उसके बारे में आपको बताता है। टेम्परेचर आपको ये नहीं बताता कि बॉडी के अंदर किस तरह हीट कंटेन्ड है, वो किस तरह हीट को रख रहा है। वो सिर्फ ये बताता है कि इतनी हीट है भाई, गर्म है या ठंडा है, क्यों है उसके अंदर हीट, किस तरह, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, ठीक है।
द टेम्परेचर डज नॉट टेल, ये नहीं हमें बताता दैट हाउ मच हीट is contained within the body, कि कितनी हीट जो है वो बॉडी के अंदर कंटेन्ड है। ठीक हो गया जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अगर एक बॉडी के पास कम भी हीट हो तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा हीट हो तो उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। एक बॉडी है ना, हो सकता है उसकी हीट, अब ये जो डिफरेंट पीपल होते हैं इनका टेम्परेचर का लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चेक करें ना अपने साथ एक टेम्परेचर थर्मामीटर लगा कर, तो हम सब के टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंट हो। उसकी वजह यह है कि हम सब के अंदर जो हीट कंटेन्ड है वो सब की एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। हो सकता है मेरा 99 हो, आपका 97 हो, ठीक है। किसी और स्टूडेंट का जो है वो 98 हो। तो डिफरेंट हीट कंटेन्ड है हमारी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी हीट कंटेन्ड है। टेम्परेचर ये सिर्फ बताता है कि कितना हॉट है, कितना कूल्ड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द बॉडी हैविंग स्मॉल amount of heat will have large temperature and vice versa, इसका अपोजिट करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। ये क्या है, ये सारे बेसिक जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो हमने देखनी है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग जो है इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, अब हमने ये दोनों को अलग-अलग करके समझना है। पहले देखते हैं सिस्टम क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हों, डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ी मानी जानते हो? डिस्टिंक्शन क्या होती है? डिस्टिंक्शन डिस्टिंग्विश से है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। हर सिस्टम की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं,
अगर एक ही सिस्टम हो तो फिर उसकी एक ही बाउंड्री है, लेकिन कायनात के अंदर तो एक सिस्टम तो नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और उन सिस्टम्स की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। हर सिस्टम की दूसरे से अलग बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं द मटीरियल हैविंग डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज is known as a system. तो इसको जो है वो हम सिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमरा भी एक सिस्टम है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, हम इस रूम नंबर 66 है ये, वी कैन से दैट रूम नंबर 66 इज़ अ सिस्टम। फिज़िकली हम एग्जांपल हैं तो हम कहेंगे कि किसी सिलेंडर के अंदर जो गैस इनक्लोज्ड है, ये क्या है, दैट इज़ अ सिस्टम। ठीक है, अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिस्टम is a example of, ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ सिस्टम की। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम की। क्या वो लिखा नहीं मैंने, सिलेंडर गैस इनक्लोज्ड इन, इसको कहते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सिस्टम है। अब सिस्टम के बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको 2-3 को एग्जांपल बताऊँ तो बता सकते हो सिस्टम की। और ये भी सिस्टम है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, ये भी सिस्टम है। आपके घर में एसी लगा हुआ है, ये भी सिस्टम है। टीवी है, ये भी सिस्टम है। ये मुख्तलिफ सिस्टम है, डिफरेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है सराउंडिंग्स। अब ये कमरा अगर सिस्टम है, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो अदर देन सिस्टम के अलावा जो कोई चीज़ है जो एक्सटर्नली उसके ऊपर एक्ट कर रही है, सिस्टम के अलावा कोई चीज़ जो एक्सटर्नली उसके ऊपर एक्ट कर रही है। अब अगर बाहर हवा चले तो ये कमरे की, मैंने आते सार का खिड़कियाँ खोल दो, गर्मी है भाई। ठीक है, हम तो फिर सांस घुट के मार जाएंगे, यहाँ पर ऊपर से मास्क पहनना पड़ता है। तो अब बाहर हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही। अगर सपोज करें कि एकदम तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाए तो खिड़कियाँ खुली हैं, सिस्टम क्लोज नहीं है, खिड़कियाँ खुली हैं, सिस्टम क्लोज नहीं है, हवा अंदर आई। तो हम कहेंगे कि जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग की जो हवा है वो इस कमरे के सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही है। समझ आ रही है बात? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट हो तो बंदा अच्छा बन जाता है, बुरा एनवायरनमेंट हो तो फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग्स जो हैं वो किसी सिस्टम को अच्छा भी कर सकती हैं और किसी सिस्टम को तबाह भी कर सकती हैं।
यानी कि सराउंडिंग्स का इतना इफेक्ट किसी सिस्टम के ऊपर होता है। तो कोई चीज़ अदर देन सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। कोई भी चीज़ जो सिस्टम के अलावा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सराउंडिंग का नाम जो है वो देते हैं। एनीथिंग अदर देन system which will act externally on system is known as surroundings। तो इसको हम सराउंडिंग्स का नाम जो है वो देते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर। अब अगर इस सिलेंडर के साथ मैं पिस्टन लगा दूं तो वो पिस्टन अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन को प्रेस करो तो गैस कंप्रेस हो। अब ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये क्या, ये सराउंडिंग है। सिस्टम है ना गैस इनक्लोज इन सिलेंडर, सिलेंडर के साथ जो पिस्टन लगा दिया है वो क्या है, वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द पिस्टन कनेक्टेड विद गैस सिलेंडर सिस्टम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर भी एक लफ्ज़ बोला था क्लोज सिस्टम, बोला ठीक है। अब ज़रा हम थोड़ा सा क्लोज सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। क्लोज सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर कोई ट्रांसफ़र ऑफ मास ना हो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई ट्रांसफ़र ऑफ मास ना हो इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम। अ सिस्टम in which there is a no transfer of mass is known as a closed system। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इस कमरे के अंदर 12 स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस 12 की लगी है ना, 13वां मैं अभी स्टूडेंट ही 13 हो गया, ठीक है। अब हम इधर इस बाउंड्री से अंदर कोई और बंदा नहीं आ रहे दे रहे, देखो ना हम सारे मासेज हैं, हम सब क्या हैं, मासेज हैं, हम अंदर कोई और बंदा नहीं आने दे रहे। अगर कोई और बंदा अंदर आएगा तो फिर ये क्लोज सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि मास का ट्रांसफ़र होगा, मास अंदर आया है। अगर आम में से कोई स्टूडेंट उठ के बाहर चला जाए या मैं बाहर चला जाऊं, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, तो फिर ये क्लोज सिस्टम नहीं रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ मास, मास का सिस्टम के अंदर आना या मास का सिस्टम से बाहर जाना,
ये डिफाइन करता है किसको? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, कि कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही मास की, कांस्टेंट है मास। हम 13 बंदे हैं यहाँ पर, ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, तो दैट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये हम अक्सर जो हैं वो आइसोलेटेड और क्लोज्ड को आपस में मिक्स कर देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, अब ये क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी। एनर्जी का इजाफा हो गया। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी। The system in which there is no transfer of mass and energy is known as isolated। ये पहले मैं खुद भूल जाता होता था, द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड एंड क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है जी, मुझे खुद जो है ये, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से एक जगह पूछा कि टेल द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तो मैंने उसको आइसोलेटेड की क्लोज वाली डेफिनेशन बताई और क्लोज वाली मैंने उसको आइसोलेटेड। उसने कहा उठ जाओ चले जाओ, तुम्हें तो ये नहीं पता, तो इधर नौकरी करने आया है। एक्सटर्नल किस तरह एक्ट कर रहा है जब ट्रांसफ़र ही कोई किया? तो क्लोज सिस्टम, क्लोज का मतलब ही ये है कि उसके ऊपर सराउंडिंग्स एक्ट नहीं कर रहे, कोई चीज़ एक्ट नहीं कर रही। लेकिन सर अगर सराउंडिंग में एनर्जी चेंज होती है तो हाँ, इफेक्ट होगा? नहीं होगा इफेक्ट। इसका देयर इज़ नो ट्रांसफ़र, देयर इज़ नो लफ्ज़ पे गौर करो ना, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। यानी कि हम लोग सारे इस कमरे के अंदर जो बैठे हुए हैं, एक तो हमारा मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, दूसरा हमारी एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ट्रांसफ़र का मतलब है कि ना हमारी एनर्जी बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आ रही है, ये मतलब है। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारा सिस्टम है, ना ये क्लोज्ड है ना ही आइसोलेटेड है। भाई बाहर से हवा भी आ रही है, हमारा पसीना भी निकल रहा है, हमारी एनर्जी डेसिपेट भी हो रही है, मैं चल रहा हूँ मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है ना। एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। या तो मैं बिल्कुल यूँ साकन स्टिल हूँ, ना मेरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना मेरा मास ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं कहूँ कि मैं कौन सा सिस्टम हूँ? आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर इस ये जो रियलिटी है इस वक्त यहाँ पर, दैट इज़ नॉट अ आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, एक गैस जो इनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, दैट कैन बी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब वो जितना मास है गैस का उतना ही रहे, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी या मालिक्यूल्स की उतनी ही रहे, उसमें कोई ट्रांसफ़र या चेंज ना आए, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पर पिस्टन को जो उस सिलेंडर के साथ लगा हुआ है, उस पिस्टन को प्रेस करेंगे या गैस एक्सपैंड करेगी, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट है। फिर सराउंडिंग ने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया। जब सराउंडिंग ने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम नहीं रहा। समझ आ रही है बात? आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम कब होते हैं? जब उनके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता। एक्सटर्नल इफेक्ट होगा तो मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश इस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम वो है
कि जिसमें कोई मास चेंज नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें मास और एनर्जी दोनों। आप देखेंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आगे जाके क्लोज सिस्टम का इतना लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करेंगे आइसोलेटेड का। ठीक है, हम किसका लफ्ज़ यूज़ करेंगे? आइसोलेटेड का, कि ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी और मास चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल से एक्ट करवाया तो फिर मास में भी चेंज आ सकती है और एनर्जी में। समझ आ रही है बात? कुछ थोड़ा सा इनसाइट क्लियर? ये फ़र्क। तो मेरे से उसने पूछा ना तो मुझे नहीं आया, उसने कहा उठो जाओ, तुम यहाँ नौकरी करने का, तू नौकरी के काबिल नहीं, तुझे यही नहीं पता कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो अब ये टाइम जो है ना वो ओवर हो रहा है, 50 मिनट में मैं क्लास ख़त्म होनी है ना, तो मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर, ये फिर मैं पढ़ाऊँगा कल। अच्छा, अब ये कि सूरत हाल ये है कि